नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जितना सारा फ्रेंड का लाइव ऑनलाइन क्लास छूट जाता है, सभी के लिए जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाता है। यूट्यूब चैनल में आप मेंबरशिप लेके हर एक ऑनलाइन क्लास का वीडियो देख के अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आप बेटर तरीका से बना सकते हैं। जब आप ईओटी क्रेन में यानी कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में जो आपका पेंडेंट रिमोट रहता है, इसमें काम कीजिएगा तो आपको जो जो पैनल देखने के लिए मिलेगा, मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, क्रॉस टेबल, लॉन्ग टेबल। इससे पहले ऑलरेडी हम क्रॉस टेबल और लॉन्ग टेबल का क्लास देके आप सभी को समझाया हूं। आज जो मैं आप सभी को समझाऊंगा, ये जो आपका कंट्रोल सर्किट है और पावर का कनेक्शन है, जब आप मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट का साथ एक मिला के देखिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अगर आपके पास पेंडेंट रिमोट क्रेन है तो जिस तरीका से आज मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करके आप सभी को समझाऊंगा, जाके जब प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा और बेटर तरीके से अगर डायग्राम का एक्सपीरियंस बना लेते हैं तो कभी भी कोई भी फॉल्ट आए, इसको ठीक करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपका आर, वाई और बी सप्लाई है, ये आपका प्रोडक्टिव पैनल से आ रहा है। किस में आ रहा है? एमसीसीबी में, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको दो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। जब एमसीसीबी को ऑन करेंगे, सीधा जो सप्लाई है ये आ जाए आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर में, यानी कि फॉरवर्ड का जो पावर कॉन्टेक्टर है इसका इनपुट में। फॉरवर्ड का जब पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो सप्लाई आएगा आपका थर्मल ओवरलोड रिले में। इस पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि कंपनी बताता है 3 प्रोटेक्शन मिलता है, सिंगल फेज का, शॉर्ट सर्किट का और ओवरलोड का। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको एक प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, वो है ओवरलोड का। और सीधा सप्लाई किस में चला जाएगा? जो आपका 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर है, इसका मोटर टर्मिनल में आर, वाई और बी। मोटर टर्मिनल में जो आपका लीड रहता है U2, V2, W2, बहुत सा मोटर में UV, WV दिया हुआ रहता है। इसमें आपको कनेक्शन करना है RY, B का। जब आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मोटर आपका सीधा तरफ घूमेगा। प्रैक्टिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा हाविस, जिसको हम लोग हॉस्ट बोलते हैं। जब आपका रिवर्स साइड का कॉन्टेक्टर ऑन होगा, यहां से आपका आर, वाई और बी आ रहा है। जब रिवर्स साइड का पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो सीधा सप्लाई आपका किस में जाएगा ना? जो आर सप्लाई है ये बी में जा रहा है, वाई में आपका कोई भी चेंज नहीं है, बी जो सप्लाई है ये आर में जा रहा है। यानी कि जो आपका 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर है, एक बार आपका सीधा तरफ घूमेगा, एक बार आपका उल्टा तरफ घूमेगा। जब आपका रिवर्स साइड का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मोटर आपका उल्टा तरफ घूमेगा, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आरिया प्रैक्टिकल में, और इलेक्ट्रिकल भाषा में क्या बोला जाता है? लोयर, नीचे तरफ आएगा। और फॉरवर्ड और रिवर्स, ये जो दोनों पावर कॉन्टेक्टर है, इसमें ज्यादातर आपको क्या फॉल्ट देखने के लिए मिलता है? सिंगल फेज का फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, चाहे वो कॉन्टेक्टर के पास में हो या केबल ट्रॉली में हो या मोटर टर्मिनल में हो। सिंगल फेज का ही ज्यादा फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके वजह से क्या होता है, जो आपका एमसीसीबी है 12 घंटा, 24 घंटा या कभी कभी आपका ट्रिप हो जाता है कि हर बार एक जैसा फॉल्ट नहीं आता है। कभी कभी वाला जब आपका फॉल्ट आएगा तो ज्यादातर जो फॉल्ट है लूज कनेक्शन, नहीं तो केबल ट्रॉली में जो केबल ब्रेक हो जाता है, इसी का फॉल्ट आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक आपका SPP यानी कि सिंगल फेज प्रिवेंटर का उपयोग किया गया है। तो सिंगल फेज प्रिवेंटर में R, Y और B जिसमें लिखा हुआ है, सेम टू सेम देख देख के आपको कनेक्शन करना है। इसमें अगर आपने BYR कर दिया है तो आपका कंट्रोल सर्किट किसी भी हाल में चालू नहीं होगा। इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? R, Y और B तीनों फेज अगर ठीक से आएगा तभी आपका क्या होगा? कंट्रोल सर्किट चालू होगा। यानी कि इसका जो NC पॉइंट है, NC बनेगा। अगर कोई कारण से एक फेज नहीं आएगा तो यह आपका NO बन जाएगा और टोटल जो कंट्रोल सर्किट है ये काम नहीं करेगा। अगर कंट्रोल सर्किट काम नहीं करेगा तो आपका किसी भी हाल में
जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है, पावर कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा तो मोटर कोई भी साइड आपका नहीं घूमेगा। इसके साथ आपको और एक क्या देखने के लिए मिलता है, बी थायरिस्टर, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी जो सप्लाई है प्रोटेक्शन के साथ देना है, क्योंकि जब आप कनेक्शन करते हैं तो ये जो आपका एमसीसीबी है, बहुत सा क्रेन में देखिएगा 250 एम्पियर का लगा हुआ रहता है, कोई क्रेन में 100 एम्पियर का लगा हुआ रहता है। तो जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर दो को उपयोग किया जाता है, इसका इतना ताकत नहीं है कि 250 एम्पियर का एमसीसीबी को ट्रिप करा दे, इसीलिए एक आपका एमसीबी का उपयोग किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस पे भी आपको दो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। चाहे आपका फॉरवर्ड साइड चले या रिवर्स साइड चले, कंट्रोल वायरिंग इस टाइप से आपको कनेक्शन करना है कि रिवर्स पे भी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्ट्रैक्टर काम करे और फॉरवर्ड पे भी काम करे, चाहे कोई भी साइड चले, दोनों साइड में ही आपका ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्ट्रैक्टर काम करना चाहिए। एक आपका फेज और एक न्यूट्रल कहां से आ रहा है ना, फ्रॉम पीपी पैनल यानी कि प्रोडक्टिव पैनल से आ रहा है। जो आपका एमसीबी है, ये कौन सा एमसीबी है, डीपी एमसीबी है, यानी कि डबल पोल का एक एमसीबी का उपयोग किया गया है, इसका इनपुट में आया है। तो जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, इसके बाद आपको फेज का कनेक्शन करना है। इस टाइप से कनेक्शन करते हैं तो कभी भी आपका कंट्रोल वायरिंग में गलती नहीं होगा। न्यूट्रल सप्लाई आया, एमसीबी जब आपका बंद रहता है तब आपका एनो रहता है। जब एमसीबी को ऑन करेंगे यहाँ पे एनसी बनेगा और न्यूट्रल सप्लाई सीधा किस में आएगा, जो आपका देखिएगा मेन होस्ट और आपका एक्जुअली होस्ट, दोनों का जो कंट्रोल वायरिंग होता है वो आपका सेम होता है। न्यूट्रल सप्लाई किस में हुआ, जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है, रोटरी लिमिट स्विच में आपको दो गो किट देखने के लिए मिलता है, दोनों किट नॉर्मल कंडीशन में आपका एनसी रहेगा, तभी आपका काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। रोटरी लिमिट स्विच में इन हुआ। अभी जो आपका ये रिवर्स साइड का कॉन्ट्रैक्टर है, ये किस तरीका से काम करेगा ना, जब तक ये जो लिमिट स्विच है रोटरी वाला ये एनसी बना हुआ है, तभी तक जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A2 का टर्मिनल तक न्यूट्रल सप्लाई पहुंचेगा। कोई कारण से जो ये रोटरी लिमिट स्विच है ये एनो हो जाएगा, तो जो आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A2 तक आपका न्यूट्रल सप्लाई नहीं पहुंचेगा। अभी जो आपका फॉरवर्ड साइड है, यानी कि ये किस तरीके से काम करेगा, रोटरी लिमिट स्विच नॉर्मल कंडीशन में एनसी बना हुआ है, इसीलिए जो आपका न्यूट्रल सप्लाई है आगे आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंटर वाइट लिमिट स्विच, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं ग्रेविटी वाइट लिमिट स्विच। तो ग्रेविटी वाइट लिमिट स्विच में इन होगा, यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A2 का टर्मिनल में आपको कनेक्शन करना है। अगर कोई कारण से रोटरी लिमिट स्विच फेल होगा, तब आपका काउंटर वाइट लिमिट स्विच के चलते क्या होगा, ये जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये बंद हो जाएगा। तो ये जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है, काउंटर वाइट लिमिट स्विच है, दो टाइप का कनेक्शन होता है। जिस टाइप से यहाँ पे मैं न्यूट्रल के साथ कनेक्शन करके आप सभी को समझा रहा हूँ, सेम टू सेम वायरिंग या फेज में किस टाइप से कनेक्शन करना है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी आप सभी को समझाया हूँ। प्रोडक्टिव पैनल का जो इंटरलॉकिंग है, आखिर ग्रेविटी लिमिट स्विच क्यों दिया जाता है, जिसको हम लोग काउंटर वाइट लिमिट स्विच बोलते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं आप सभी को वीडियो बना के समझाया हूं। जब आपका चाहे फॉरवर्ड साइड चले या रिवर्स साइड चले, तो दोनों तरफ में ही ब्रेक थायरिस्टर का काम करना चाहिए। इसीलिए जो आपका न्यूट्रल सप्लाई है, यहाँ से एक बार टैप करके ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्ट्रैक्टर ऑन डिले टाइमर 3 गो है, इसका A2 का टर्मिनल में, और जो रेजिस्टेंस का 3 गो कॉन्ट्रैक्टर है, स्टेप जिसको बोला जाता है, इसका A2 का टर्मिनल में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी फेज का कनेक्शन किस टाइप से करना है, फेज सप्लाई है, एमसीबी में इन हुआ, एमसीबी को जब ऑन करेंगे यहाँ पे एनसी बनेगा, एसपीपी में आएगा। कितना नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करना है, 15 नंबर आपका कॉमन टर्मिनल होता है और 16 नंबर एनसी टर्मिनल होता है, 18 नंबर आपका एनो टर्मिनल होता है। 15 नंबर में इन करना है, 16 नंबर से आउट करना है, यानी कि जब आपका तीनों फेज आएगा तभी आपका एनसी बना हुआ रहेगा, इसीलिए फेज सप्लाई आगे बढ़ेगा। इसके बाद OLR ओवरलोड रिले, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल ओवरलोड रिले, 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद सीधे आपका फेज सप्लाई किस में आ जाएगा ना, जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पुश बटन है, इसमें आपका सप्लाई आ जाएगा। अभी ये किस तरीके से काम करेगा, इसको आपको बहुत बेटर तरीके से समझना है। नॉर्मल कंडीशन में जब आपका फॉरवर्ड का पुश बटन रहेगा,
तो इसमें एक आपको एनसी देखने के लिए मिलेगा एलिमेंट और एक एनओ एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग पुश बटन बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये अभी एनसी बना हुआ है, इसीलिए जो आपका रिवर्स साइड में पुश बटन का उपयोग किया गया है, यहां तक आपका फेज सप्लाई आ रहा है। और जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तुरंत यहाँ पे क्या होगा, एनसी बनेगा। जब आपका एनसी बनेगा 1AC2 यानी कि जो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें जो एनसी एड एंड ब्लॉक का उपयोग किया गया है, इसका 1 नंबर मेन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद सीधा इसमें सप्लाई आ जाएगा 1AC1 यानी कि जो आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A1 का टर्मिनल में सप्लाई आ जाएगा। और जिस तरीके से मैं आप सभी को समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी रिवर्स साइड किस तरीके से काम कर रहा है आपको समझ में आ गया, फॉरवर्ड साइड किस तरीके से काम करेगा। यहाँ से फेज सप्लाई आके यहाँ पे रुका हुआ है, जब हम फॉरवर्ड साइड का पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे एनसी बनेगा और फेज सप्लाई सीधा किस में आएगा, जो रिवर्स साइड में और एक पुश बटन दिया गया है एलिमेंट, इसमें एनसी में 1 नंबर मेन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका 1AC1 यानी कि जो रिवर्स साइड का कॉन्ट्रैक्टर है, इसका जो एनसी एड एंड ब्लॉक का उपयोग किया गया है, इसका 1 नंबर मेन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद 1AC2 यानी कि जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A1 का टर्मिनल में आपको कनेक्शन करना है। जब तक ये पुश बटन दबा के रखिएगा तभी तक क्या होगा, फॉरवर्ड साइड का जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका बंद हो जाएगा। और रिवर्स साइड में भी सेम टू सेम, जब तक आप दबा के रखिएगा तो रिवर्स साइड का जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका बंद हो जाएगा। अभी क्या होता है प्रैक्टिकल फील्ड में, कभी कभी हम लोगों को सोच में आता है कि दोनों पुश बटन को अगर एक साथ में दबा देंगे तो जो आपका रिवर्स और फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है एक साथ में ऑन हो जाएगा, और एक साथ में अगर ऑन हो जाएगा तुरंत देखिएगा एमसी से भी ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए एक इंटरलॉक दिया जाता है। ये जो पुश बटन है, ये जो एनसी एलिमेंट का उपयोग किया गया है कि जब आप फॉरवर्ड साइड चलाइएगा तो रिवर्स साइड का कॉन्ट्रैक्टर में किसी भी हाल में फेज सप्लाई नहीं जाएगा। जब आप रिवर्स साइड चलाइएगा तो ये जो पुश बटन है इसको दबाइएगा तो इसमें जो एनसी एलिमेंट का उपयोग किया गया है उस टाइम एनओ हो जाएगा। एनओ जब हो जाएगा किसी भी हाल में फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका पुश बटन में इंटरलॉक देखने के लिए आपको मिल जाता है प्रैक्टिकल में। इसके साथ जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें जो एनसी एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, या आप देखिएगा बहुत से जगह में एनसी और एनओ एक साथ में एड एंड ब्लॉक रहता है। जैसे जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर रहता है सीमेंस का 3TF 46 या 47 या 51 या 52 56 तक सभी कॉन्ट्रैक्टर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, 2 एड एंड ब्लॉक मिलता है, यानी कि 2 गो एनसी देखने के लिए मिलता है, 2 गो एनओ का भी देखने के लिए मिलता है, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में ही आता है। आपको अगर एक एनसी का उपयोग करना है तो कर सकते हैं, अगर 2 एनसी का उपयोग करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको 2 गो एनओ का उपयोग करना है तब भी कर सकते हैं। जो आपका 3TF 33 का कॉन्ट्रैक्टर आता है या 3TF आपका 30 का कॉन्ट्रैक्टर आता है, इसमें आपको अलग से एनसी और एनओ का एलिमेंट का उपयोग करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट। आखिर जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं और जब आप आगे करने वाले हैं तो देखिएगा मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। तो जो फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें जो आपको एनओ मिला है, तो ये एनओ को किस तरीके से आपको काम पे लगाना है। फेज सप्लाई सीधा आया, जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है फॉरवर्ड और रिवर्स, इसमें जो एनओ का उपयोग किया गया है इसमें इन करना है, यानी कि जो आपका फेज सप्लाई है यहाँ के रुका हुआ है, जैसे फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, जो आपका एनओ है ये क्या होगा, एनसी बनेगा। जैसे एनसी बनेगा फेज सप्लाई सीधा किसमें आएगा, जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थैरिस्टर कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है, इसमें इसका A1 का टर्मिनल में सप्लाई आ जाएगा। अभी चाहे आप फॉरवर्ड साइड चलाइए या रिवर्स साइड चलाइए, दोनों का ही एनओ का उपयोग किया गया है। चाहे फॉरवर्ड साइड चले या आपका रिवर्स साइड चले, दोनों में ही जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थैरिस्टर के लिए जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है यह आपका ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा ऑटोमेटिक जो आपका
ब्रेक थर्स्टर है, इसमें आपका सप्लाई पहुंच जाएगा। इस जगह में दोस्तों थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिलता है बहुत सारी जगह में। ये जो आपका ब्रेक थर्स्टर का कॉन्ट्रैक्टर है पावर का, ये देखने के लिए बहुत सा क्रेन में आपको नहीं मिलता है। बहुत सा क्रेन में क्या देखने के लिए मिलता है, जो आपका स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर है, इसका मोटर टर्मिनल से ही ब्रेक थर्स्टर का कनेक्शन दे दिया जाता है। आखिर मोटर टर्मिनल से देने से बेटर रहता है या आपका अलग से कॉन्ट्रैक्टर लगा के देना बेटर रहता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर ऑलरेडी मैं आप सभी को समझाया हूं कि आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत ना हो। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तो हर एक एक क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट तरीके से दे सके। जब आप परफेक्ट तरीके से आंसर दीजिएगा तो एक बार इंटरव्यू दीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पेमेंट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो चाहे आपका फॉरवर्ड साइड चले या रिवर्स साइड चले, दोनों साइड में ही आपका जो ब्रेक थर्स्टर का कॉन्ट्रैक्टर है ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका फेज सप्लाई आया है, आप सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोनों को लूप करके, यानी कि ये जो वायर है ये एक लूपिंग वायर है, दोनों एनो से ही लूप करके लिया है। लेने के बाद किसमें जा रहा है ना, जो ऑन डिले टाइमर है इसका A1 का टर्मिनल में। बाकी तो आपका लूप कर करके जो आपका टाइमर का एनो है और पावर कॉन्ट्रैक्टर का, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसमें जो पावर कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है, इसमें जो आपका एनो एडन ब्लॉक है इसमें उपयोग किया गया है। सभी में इनपुट में जो है फेज सप्लाई दिया हुआ है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा आपको किस टाइप से देखने के लिए मिलेगा ना, यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, लूप वाला वायर जो है यहाँ से सीधा आएगा, किसमें आएगा ना, जो ब्रेक थर्स्टर कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में, और सीधा जो ऑन डिले टाइमर का उपयोग किया गया है इसका A1 का टर्मिनल में। यानी कि जब आपका फॉरवर्ड साइड चले या रिवर्स साइड चले तो दोनों साइड में ही आपका ऑटो में जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्टर है ये काम करना चाहिए। यानी कि जब तक आप पुश बटन को दबा के रखिएगा ऑटोमेटिक जो रेजिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका ऑन हो जाएगा। और मोटर पहले क्या होगा, जब आप पुश बटन को दबाइएगा तो उस टाइम स्लो चलेगा, जैसे थोड़ा देर दबा के रखिएगा ऑटोमेटिक जो मोटर का स्पीड है ये आपका बढ़ जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो उस टाइम क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर फॉरवर्ड साइड का पुश बटन को दबाए हैं तो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। इसके बाद ये जो आपका ब्रेक थर्स्टर का कॉन्ट्रैक्टर है ये भी ऑन होगा, और एक ऑन डिले टाइमर 1TR1 यानी कि ऑन डिले टाइमर भी ऑन होगा। एक बार पुश बटन दबाने के साथ साथ फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर, ब्रेक थर्स्टर का कॉन्ट्रैक्टर, ऑन डिले टाइमर तीनों एक साथ में ऑन होगा। ऑन डिले टाइमर का सेटिंग जिस हिसाब से आप करके रखिएगा, ज्यादातर क्या देखा जाता है जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां का वर्किंग किस टाइप का है उसी को देख के टाइमर को सेटिंग किया जाता है। बहुत सा जगह में क्या होता है इंचिंग में जरूरत पड़ता है, यानी कि ये जो पुश बटन है ज्यादातर इंचिंग में चलाता है, ज्यादा देर तक नहीं चलाता। तो इस कंडीशन में ये जो आपका ऑन डिले टाइमर है इसको आपको 1 सेकंड में सेटिंग करना है, और दूसरा वाला टाइमर 2 सेकंड में, तीसरा वाला आपका 3 सेकंड में। अभी इसके ऊपर भी एक डाउट आ जाता है कि ये जो हम 1 सेकंड में सेटिंग किए हैं, 1 सेकंड के बाद क्या इसमें 2 सेकंड करना है ना, बिल्कुल सही, इसको 2 सेकंड में सेटिंग करना है। फिर यहाँ पे जो 1 सेकंड में किए, 1 के बाद 2, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया 2 सेकंड हो गया। 1 सेकंड और यहां से डिफरेंट होके यहाँ पे 2 सेकंड, और यहां से और 1 सेकंड बढ़ा के आपको 3 नंबर टाइमर को सेटिंग करना है। तो सिर्फ जब आप टाइमर का सेटिंग कीजिएगा तो 1 सेकंड का ही आपको अंतर रखना है। जहां पर भी आपका ऑटो रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा उस जगह में अगर वर्किंग बहुत ही हेवी लोड का है तो 1-1 सेकंड में सेटिंग करके रखना ही सबसे बेटर है। और अगर जहां पे आप काम कर रहे हैं देख रहे कि ज्यादा भारी भारी काम नहीं होता है तो जिस हिसाब से आपका काम होगा उसी हिसाब से टाइमर का सेटिंग किया जाता है। ज्यादातर प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलता है कि फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, ब्रेक थर्स्टर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, टाइमर भी जब ऑन हो गया तो इसको 1 सेकंड में सेटिंग कर दिए। 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, फिर 1 सेकंड होगा, फिर 2 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, फिर जब 2 नंबर टाइमर काम कर गया यहाँ पे 1 सेकंड होगा, फिर 3 नंबर जो रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन हो जाना चाहिए। अब ये किस तरीके से काम करेगा, जब आप पुश बटन को दबा के रखे हैं ऑन डिले टाइमर ऑन हो गया, इसमें जितना सेकंड में आप सेटिंग करके रखे हैं टाइमर को, टाइमर में जो एनो है इसमें एनो पॉइंट जो है ये एनसी बनेगा, सीधा जो 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में सप्लाई आ जाएगा, 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। ऑलरेडी ये जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है कौन सा 1RC1,
इसमें जो एनो है इसमें ऑलरेडी फेज सप्लाई आके रुका हुआ है। जैसे ही कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, यहाँ पे एनो है, एनो क्या होगा, एनसी बन जाएगा। जैसे ही एनसी बनेगा तुरंत क्या होगा, जो 1TR2 यानी कि जो 2 नंबर ऑन डिले टाइमर है, ये तुरंत इसका कॉइल में सप्लाई आ जाएगा और टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर में जिस हिसाब से आपने टाइम सेटिंग करके रखे हैं, टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पे फेज सप्लाई का रुका हुआ है, ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा, सीधा 1CR2 यानी कि जो रेजिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्टर है 2 नंबर, ये आपका ऑन हो जाएगा। मोटर का स्पीड जो है, जो पहला 1 नंबर कॉन्ट्रैक्टर में जो स्पीड मिल रहा था, 2 नंबर कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अभी 3 नंबर किस तरीके से काम करेगा ना, 1RC2 यानी कि जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है रेजिस्टेंस का 2 नंबर, इसमें जो एनो एड एंड ब्लॉक का उपयोग किया गया है, ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही ऑन होगा तुरंत यहाँ पे एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तुरंत जो आपका 3 नंबर टाइमर है इसका A1 का सप्लाई आ जाएगा। जैसे ही ऑन डिले टाइमर 3 नंबर ऑन होगा, जिस हिसाब से आपने टाइम सेटिंग करके रखे हैं, उसके बाद ये जो एनो पॉइंट है एनसी बनेगा और जो 1RC3 यानी कि जो रेजिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्टर है 3 नंबर पावर कॉन्ट्रैक्टर, ये आपका ऑन हो जाएगा और मोटर का जो स्पीड है वो आपका पूरा आ जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, जो आपका 3 फेज स्लिवरिंग इंडक्शन मोटर है, इसको हम लोग पूरा 100% आरपीएम में नहीं घुमाते हैं, 80% आरपीएम में घुमाते हैं। किस लिए ना, मोटर का लाइफ ज्यादा करने के लिए। जब आप प्रैक्टिकल में स्लिवरिंग इंडक्शन मोटर का कनेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे तो स्टार्टर का कनेक्शन आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है। तो अभी जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में DEF है, स्लिवरिंग इंडक्शन मोटर में आपको और 3 को टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको KLM लिखा हुआ रहेगा। KLM के साथ DEF जो रेजिस्टेंस बॉक्स से सप्लाई आ रहा है, यानी कि यहां से भी आपको 3 को वायर आएगा मोटर टर्मिनल तक, KLM के साथ आपको कनेक्शन करना है। तो आपका टोटल 6 को जो मोटर टर्मिनल में लीड रहता है, सभी का कनेक्शन हो जाएगा। अभी दोस्तों जिस तरीके से मैं आप सभी को समझाया हूं, इसके ऊपर भी अगर आपके अंदर में कुछ डाउट है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। रात को 9:30 बजे से लेकर कंटिन्यू क्लास होता है। जब तक आप क्वेश्चन पूछिएगा तब तक आपको समझाया जाता है गूगल मीट एप्लीकेशन में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।